मार्वल और डीसी दोनों ऐसे कॉमिक्स हैं हु आर डोमिनेटिंग द सुपर हीरो इंडस्ट्री फ्रॉम डेकेड्स। जहां मार्वल जाना जाता है PG-13 फनी एंड लाइट मूवीज बनाने में, पर डीसी ठीक इसका उल्टा डार्क, पावरफुल फिक्शनल कैरेक्टर्स एंड थोड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन वाली मूवीज बनाने में। तो हाय गाइस, दिस इज विशेष टू इन टुडेज वीडियो वी गोना डिस्कस द राइज एंड डाउनफॉल ऑफ MCU बिगेस्ट राइवल DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स। तो सबसे पहले डीसी 1934 में नेशनल एलाइड पब्लिकेशन नाम का फाउंड हुआ। डीसी अपने स्टार्टिंग टाइम से ही मार्केट को डोमिनेट करने में कामयाब हुआ था बाय इंट्रोड्यूसिंग सुपरमैन इन एक्शन कॉमिक #1, जो कि रिलीज हुआ था 1938 में। ये पढ़ के उस टाइम की ऑडियंस चेंज हो गई थी टुवर्ड्स द न्यू सुपर हीरो जॉनरा, या बोलूं तो उस टाइम की ऑडियंस नए सिरे से रूबरू हुई सुपर हीरो जॉनरा से। इसके बाद कंटिन्यूअसली 1939 को बैटमैन और 1941 को वंडर वुमन इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसे क्या देख रहे हो रे, किसी यूनिवर्स में तो भाभी होगी तुम्हारी। और इन्हीं फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स की वजह से डीसी ने दबा के पैसे छापे और ऑडियंस के दिलों में भी बना रहा, और इसी वजह से लेट 1950s में डीसी को सुपर हीरोज का घर कहा जाता था। अब मार्वल जो था वो 1939 में स्टार्ट हो गया था बाय द नेम टाइमली कॉमिक्स, पर मार्वल का एरा शुरू हुआ 1961 में, जब मार्वल को क्रिएटिव राइटर मिले लाइक स्टैन ली, जैक कार्बाय एंड स्टीव डिटको, जिन्होंने रिलेटेबल, ग्राउंडेड और जो रियल लाइफ इशू से इंट्रोड्यूस हुए हो वैसे सुपर हीरो लिखना शुरू कर दिया, जैसे स्पाइडरमैन, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर। मार्वल उस टाइम पे ऐसे स्टोरी छापता था जो एक सुपर हीरो के प्लॉट में कैरेक्टर डेवलपमेंट में ही फोकस करते थे। तो नए जनरेशन को मार्वल की स्टोरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगने लगी, और दूसरी तरफ डीसी अपने पुराने सुपर हीरो की स्टोरीज को कंटिन्यू रखा। पर डीसी को प्रॉब्लम होना तब शुरू हुआ जब MCU इंट्रोड्यूस होके अपना पहला सुपर हीरो मूवी आयरन मैन 2008 में रिलीज कर दिया। अब जिनको समझ में नहीं आया, मार्वल पहले कॉमिक्स था, उसके बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बना, और इस मूवी से MCU ने दबा के पैसे छापे। अब आयरन मैन रिलीज होके सक्सेस होने के बाद डीसी ने भी सोचा कि वो अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू करेंगे, और ऐसे हुआ डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स। शुरुआत में वार्नर ब्रोस ने क्रिस्टोफर नोलन से द डार्क नाइट ट्रिलॉजी डायरेक्ट करवाई, और तीनों मूवी स्टोरी वाइज थोड़ी डार्क थी और मूवी ओवरऑल द बेस्ट थी, और मूवी ने अच्छे पैसे भी छापे। पर ये डीसी यूनिवर्स की पहली मूवी नहीं थी। डार्क नाइट ट्रिलॉजी के सक्सेस के बाद वार्नर ब्रोस ने क्रिस्टोफर नोलन, तो वार्नर ब्रोस ने क्रिस्टी को कहा कि वो सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत करे और भी सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करके, पर क्रिस्टी ने मुंह पे ही मना कर दिया, क्योंकि अगर एक डायरेक्टर से तुम उसकी लिबर्टी छीन लोगे तो वो बनाएगा क्या। ठीक वैसे जैसे वार्नर ब्रोस मूवी प्रोडक्शन के टाइम ये सुपर हीरो इंट्रोड्यूस करवा दो, इसको वैसे करवा दो बोलते थे, जो कि इंटॉलरेंस होता है किसी भी डायरेक्टर के लिए। ठीक जैसे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ उसका मेंढक मुंह वाला बेस्ट फ्रेंड चिपक के रहता है। क्या टॉपिक था और क्या बोल रहा था, तो कहाँ था मैं। क्रिस्टी ने मुंह पे ही मना कर दिया। तो इसके बाद जैक स्नाइडर को बुलाया गया, जिसने 300, वॉचमैन जैसी मूवी बनाई थी। तो जैक स्नाइडर की डायरेक्शन में बनी DCEU की पहली स्टैंडअलोन मूवी मैन ऑफ स्टील, स्टारिंग हेनरी कैविल, और मूवी ने ठीक ठाक कमा के ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट करके दिया। पर वार्नर ब्रोस यहाँ कहाँ रुकने वाले थे, और फिर 2013 कॉमिक कॉन में जैक स्नाइडर और हेनरी लेनेक्स के साथ अनाउंस हुई बैटमैन भी सुपरमैन। जनता पागल हो गई थी ये न्यूज सुन के। दुनिया के दो सबसे बड़े सुपर हीरोज के बीच लड़ाई होने वाली थी, जहां मार्वल ने 5 स्टैंडअलोन मूवी के साथ और एक कंबाइंड मूवी को बनाने के बाद सिविल वॉर प्लान किया, पर वहीं DCEU में वो दूसरे मूवी में होने वाला था, और 2016 में रिलीज हुई बैटमैन भी सुपरमैन। वेल, सच बताऊं तो मुझे प्यार हो गया था बेन एफ्लेक वाले बैटमैन से, बिकॉज ए किड क्राई मेड गॉड वर्सेस ह्यूमन। 2016 में शायद मैं 6th स्टैंडर्ड में था, और मुझे याद है मैं उस टाइम पे अपने दोस्तों को बोला करता था कि बैटमैन क्या ही उखाड़ लेगा सुपरमैन का। बट आई वॉज प्रूवन रॉन्ग व्हेन आई सॉ बैटमैन भी सुपरमैन डायरेक्टर कट। बैटमैन ने तो ऑलमोस्ट सुपरमैन को मार ही डाला था, और थिएटिकल मूवी की तो बात ही नहीं करना बेहतर होगा। मूवी में ऐसे दिखाया गया है कि तुम्हारी मम्मी का नाम और मेरी मम्मी का नाम अगर सेम है तो हम दोस्त हैं। और जब फैंस ने डायरेक्टर कट डिमांड किया तो वहां से पता चला कि कंपनी ने 30 मिनट का फुटेज ही उड़ा दिया है, एंड दैट 30 मिनट शोज एंड जस्टिफाई द एक्शंस। ये कंपनी ने इसलिए किया था क्योंकि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा शो रन किए जाएं।
पर थिएट्रिकल मूवी ने भी अच्छे पैसे छापे। फिर एक साल बाद आई द जस्टिस लीग। 2017 में इस मूवी ने एक स्टैंडर्ड तो सेट किया, पर इसके डायरेक्टर कट वाले वर्जन ने, थिएट्रिकल वर्जन की तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि कितने अच्छे VFX एंड CGI थे। तुम भाइयों और उनकी बहनों ने तो देखा ही होगा। इतना बकवास होने के बाद भी थिएट्रिकल वर्जन ने थोड़ा बहुत अच्छे पैसे छापे। बहुत से ट्रू DC ऑडियंस ने DC के अप्रोच को ही गलत बताया कि वो उस टाइम के मार्वल जैसे वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्स को कम्पीट करना चाहते थे DC के कुछ ही बनाए गए मूवीज के साथ। और देखा जाए तो और भी रीजंस हैं, जैसे मूवी थोड़ी डार्क थी और ग्रिटी टोन की वजह से ऑडियंस उससे उतना कनेक्ट नहीं हो पाई। और बिहाइंड द सीन की बात तो और भी है, बहुत बार स्टोरी स्क्रीन प्ले रीराइट हुए, सीन को रीशूट किया गया और मेन रीजन तो था कि डायरेक्टर चेंज हुए। जस्टिस लीग को बनाने के दौरान स्नाइडर की बेटी ने सुसाइड कर लिया और इसी वजह से वार्नर ब्रोस ने एवेंजर 1 के डायरेक्टर को बुलाया मूवी कंप्लीट करने के लिए। इन गए सालों में DC ने बहुत क्रिएटिव एंड कॉर्पोरेट चेंजेस किए हैं। वार्नर ब्रोस जो इनकी पेरेंट कंपनी है, उन्होंने बहुत बार डायरेक्टर की लिबर्टी छीन के अच्छी मूवीज का कबाड़ा किया है। इसी वजह से लोगों का ट्रस्ट टुवर्ड्स DCU कम होने लगा और ऑडियंस डायरेक्टर कट डिमांड करने लगे। जहां इसके थिएट्रिकल वर्जन अच्छे से DC के पैर पे तो कुल्हाड़ी मार ही रहे थे और इसका इम्पैक्ट मार्केट पे भी पड़ा। DC के कॉमिक्स मर्चेंडाइज बिकना कम हो गए। जहां न्यू जनरेशन डिजिटल कंटेंट और स्ट्रीमिंग एप्स पे शिफ्ट हो रही थी, वहीं DC वाले गधे वही ट्रेडिशनल कॉमिक बुक कल्चर फॉलो कर रहे थे। और जब थक हार के टीवी फ्रेंचाइजी बनाई एरोवर्स, जो कि एक कमर्शियली सक्सेस तो बनी, पर मूवी ने दिमाग पे ऐसा छाप छोड़ा कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ये DC की मूवी है ना। और एक तो मैं भूल ही गया, रिबूट कल्चर। WB वालों ने बैटमैन के यूनिवर्स को 3 बार रिबूट किया है, क्रिस्टन बेल वाला, बेन एल्फ्लेक वाला एंड लास्ट पैटिसन वाला। नो डाउट ओरिजिन स्टोरी एक ही है कि गौतम के एक अच्छे गुंडे ने ब्रूस के माता पिता को मार दिया। अच्छे इन द सेंस, अगर मारा नहीं होता तो आज बैटमैन तुम्हें दिखता क्या। और तीनों यूनिवर्स की स्टोरी लाइन पूरी डिफरेंट है, ऐसा मुझे लगता है, और ये कंफ्यूज करेगा ही। सच बताऊं तो मुझे लगता है कि DC को किसी की बुरी नजर लगी है। मेरे हिसाब से उनके हेडक्वार्टर्स के सामने ये लगाना चाहिए, क्योंकि इतने प्रॉब्लम्स के बाद जब वार्नर ब्रोस एंड डिस्कवरी मर्ज हुए तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रोपोर्शनल चेंज की वजह से बहुत से प्रोजेक्ट्स को उन्होंने बंद कर दिया। और तो कुछ ऐसे भी थे जो पोस्ट प्रोडक्शन में जा चुके थे, जैसे कि बैट गर्ल। एंड बिकॉज फॉर दीज प्रॉब्लम्स DCEU अनाउंस टू रिबूट देयर यूनिवर्स। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो भी मूवीज आए हैं उसका कोई मतलब नहीं, यानी कि अभी जस्टिस लीग 2 नहीं आएगी, जो शायद WB वालों के लिए एक सुनहरा मौका था इतिहास लिखने का। पर WB वालों की ही गलती की वजह से DCEU खुद इतिहास लिखने वाला पेपर प्रोड्यूस करना ही भूल गया। अब देखो, जो हो गया वो हो गया। DC ने बहुत बुरा किया अपने ही एक्टर्स को फायर करके और अपने यूनिवर्स को रिबूट करके। पर देयर आर सम कैरेक्टर्स लाइक बैटमैन एंड सुपरमैन हु रिमेन पॉपुलर फ्रॉम डेकेड्स। हिंदी हमारी राजभाषा है। मेरा मतलब अभी भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जैसे बैटमैन, सुपरमैन, जो अभी तक भी पॉपुलर हैं और समय के साथ उनकी पॉपुलैरिटी एंड लेगेसी कभी कम नहीं हुई। पर डर ये भी लग रहा है कि जेम्स गन, जो CEO हैं DC स्टूडियोज के, उसकी डायरेक्ट की हुई कोई डार्क या सीरियस मूवी याद नहीं आ रही। सो दिस इज द फुल स्टोरी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।